हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे अनीश जंग की द लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, जो कहानी है फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स की, वहां पे पलने वाले बच्चों के सपनों की। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, उसको चेक करें। आइए बढ़ते हैं आगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये एक डायलॉग है इस बच्चे का जिसकी कहानी ये है। तो उसको उठा के यहाँ सॉर्ट ऑफ अ टाइटल बनाया गया है, जैसा पहले पार्ट में भी किया गया था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश जिद करता है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। क्या कहता है वो? अनाउंस करता है, घोषणा करता है, मतलब फर्मली कहता है कि एक दिन आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ, क्या तुमको कार्स के बारे में कुछ भी पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। वो क्या जवाब देता है? मैं कार चलाना सीख लूंगा। मेरी आंखों में सीधे देख के वो जवाब देता है। एक तरीके से दिखाया गया कि वो डिटरमाइंड है गाड़ियों को लेके और अपने सपने को लेके। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. कहती क्या है आगे? उसका ये जो सपना है ना, वो मंडरा रहा है, प्रकट हो रहा है किसी मिराज की तरह, किसी मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका एक तरीके का छलावा भी कह सकते हैं आप इसमें इसको। बेसिकली फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, रेगिस्तान में लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है रेत से, लगता है कि पानी है, तो वो एक तरीके का मिराज होता है, भ्रम होता है। तो उसका सपना किसी भ्रम की तरह, किसी मृग मरीचिका की तरह, किसी मिराज की तरह मंडरा रहा है इस शहर की गलियों में, जो कि धूल से भरी पड़ी हैं। उस धूल पे इसका ये सपना मंडरा रहा है। उसके शहर की गलियां जो धूल से भरी पड़ी हैं, उसकी धूल पे ये सपना मंडरा रहा है। उसका शहर फिरोजाबाद, जो कि मशहूर है किस चीज़ के लिए? यहाँ की चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है, यानी कि 50% फैमिलीज वो इंगेज्ड हैं, वो लगी हुई हैं किस काम में? चूड़ियाँ बनाने के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. All the women in the land, it seems. प्लूरल में है। तो क्या कहती हैं आगे ये कि फिरोज़ाबाद, जहाँ का लगभग हर परिवार, जहाँ का हर दूसरा परिवार कांच इसमें चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। ये सेंटर है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच को पिघला के सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, बेसिकली बैंगल इंडस्ट्री की बात हो रही। वहाँ उसका ये सेंटर है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है किस चीज़ का? कांच को ढालने का, चूड़ियाँ बनाने का, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड, जहाँ कई परिवारों ने अपनी पूरी पीढ़ियाँ निकाल दी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने निकाल दी हैं। कहाँ? अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास। किस काम में? वेल्डिंग ग्लास, कांच को पिघला के ढालने के काम में। वेल्ड मतलब बेसिकली दो मेटल्स को या कांच वगैरह को पिघला के जोड़ने के सेंस में होता है, जिससे जैसे चूड़ी बनाने के टाइम वो लोग मोड़ के जोड़ते हैं उसको, या आपने वेल्डिंग देखा होगा, लोहे की होती होगी। तो वेल्डिंग ग्लास, वो लोग ये सब काम करने में उन्होंने ज़िंदगी निकाल दी है। फर्नेस के आसपास, भट्टी के आसपास, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। कांच पिघला के चूड़ियाँ ढालने में पूरी दुनिया की ही औरतों के लिए ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की औरतों के लिए यहीं से चूड़ियाँ जाती हैं। इतनी इंटेंस इंडस्ट्री है यहाँ पे, इतनी एक्सट्रीम इंडस्ट्री है। मुकेश's फैमिली इज अमोंग देम। कहती हैं आगे कि मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी पूरी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस बिताई हैं कांच ढालने में, चूड़ियाँ बनाने में। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light.
that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कहती हैं कि इनमें से किसी को, इन परिवारों में से किसी को नहीं पता कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। खासकर इस तरह का काम कराना, ये जो कांच की भट्टियों के इर्द गिर्द आप उनको लगा के रखते हैं इतनी गर्मी में, कैसी जगह पे? इन टिंजी सेल्स। टिंजी मतलब कोई चीज़ हो जहाँ रोशनी कम जाती हो, धुंधला फीका कह लीजिए, तो उसको हम लोग डिंजी पढ़ते हैं, डिंजी कहते हैं। और सेल किसी छोटे कमरे के लिए यूज़ हो सकता है, वैसे सेल मतलब जेल का कमरा भी होता है। तो डिंजी सेल्स ऐसे छोटे छोटे धुंधले कमरों में जहाँ रोशनी नहीं जाती है, जहाँ हवा भी नहीं जाती है, वहाँ बच्चों से गर्मी में काम कराना ये गैर कानूनी है। उन लोगों को ये नहीं पता दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, कि अगर कानून ठीक से लागू किया जाए तो उसको, यानी कि मुकेश को और उसके जैसे बाकी 20,000 बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर कानून को ढंग से लागू किया जाए तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो कि यहाँ गर्म भट्टियों के इर्द गिर्द अपने दिन के कई घंटे गंवाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी रोशनी भी चली जाती है, उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। पूरा दिन भर वो रोशनी से दूर अंधेरे कमरों में कांच पिघला रहे हैं भट्टी के इर्द गिर्द बैठ के, जिससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं कई बार। स्लॉग का मतलब होता है अंधाधुंध मेहनत करना। क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स होते हैं जिसमें अंधाधुंध बॉलर्स की पिटाई होती है, लास्ट ओवर्स को कहा जाता है डेथ ओवर्स को। तो यही चीज़ है, ये बता रही हैं कि क्या होता है बच्चों के साथ जब वो काम करते हैं ऐसे अंधेरे कमरों में गर्मी के पास बैठ के, वो भी कांच को पिघलाने और पॉलिश करने जैसा खतरनाक काम। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वो अपनी इच्छा से मुझे घर ले जाने के लिए कहता है। वॉलंटियर का मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना। वो मुझे अपने घर ले जाने की इच्छा जताता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो घर जिसे वो बड़े गर्व से कहता है कि रीबिल्ट हो रहा है, यानी कि उसको फिर से बनवाया जा रहा है। उसे खुशी है इस बात की कि उसका घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. कहती हैं कि हम बढ़ते हैं किन जगहों से, उन गलियों से, बदबूदार गलियों से, स्टिंकिंग लेन्स, जो कि ठुसी पड़ी हैं, चोक्ड विथ गार्बेज, कचरे से ठुसी पड़ी हैं। हम उन घरों के इर्द गिर्द होके गुजरते हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, वो घर जो अब जर्जर होके एकदम मतलब खंडहर बनने के रास्ते पे हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी कमज़ोर दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, वॉबली डोर्स, जिनके दरवाजे बिल्कुल ही झूल रहे हैं, अपनी चौखट से ढंग से लग नहीं सकते, नो विंडो, जहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं हैं घरों में, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट, जिन घरों में बहुत भीड़ है, यानी कि छोटे से घरों में बहुत से लोग रहते हैं, इंसान भी और जानवर भी, को एग्जिस्टिंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट, आदिम, एक तरीके से जैसे पुराने ज़माने में रहा करते थे गरीब एकदम लोग, या बिल्कुल ही पुराने ज़माने में जब सभ्यता का विकास नहीं था, तो वैसे जो रहते थे जानवर और इंसान जंगलों में, शायद वैसे ही ये लोग रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के बाहर आके रुकता है, एक झूलते हुए लोहे के दरवाजे को अपने लात से मारता है और उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम लोग एक अधबनी झोपड़ी में घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves.
कहती हैं आगे कि उस अधबनी झोपड़ी के एक कोने में एक अंगीठी है, एक तरीके से एक चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा। फायरवुड स्टोव स्टोव उसी को कहा जाता है, मिट्टी का चूल्हा जिसमें लकड़ी या घास फूस डाल के हम काम करते हैं। थैच्ड का मतलब होता है ना बेसिकली घास फूस से बनी छत के लिए यूज़ होता है, घास फूस से बने घर के लिए यूज़ होता है। थैच्ड हाउसेज या थैच्ड रूफ हम लोग कहते हैं। यहाँ इन्होंने यूज़ किया है उसको काफ़ी यूनिक तरीके से चूल्हे के लिए। तो वो चूल्हा थैच्ड विथ डेड ग्रास, ठुसा हुआ था सूखी घास से, पुआल वगैरह से। और over which a fire stove is a fire stove thatched with dead grass, घास से सूखी घास से ठुसा हुआ एक चूल्हा है जिसके ऊपर over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, जिसके ऊपर एक रखा हुआ है बर्तन बड़ा सा जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही हैं, तप रही हैं, गर्म हो रही हैं। सिजल का मतलब ये सब चीज़ें हो सकता है। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables, जमीन पर नीचे रखी हुई हैं एल्यूमिनियम की बनी हुई कई परातें जिनमें ढेर सारी सब्जियां और भी रखी हुई हैं, कटी सब्जियां। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक नाजुक सी जवान औरत बना रही है पूरे घर के लिए शाम का खाना। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों में ही वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो कौन है? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. कहती है कि हालांकि वो ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी घर में सभी लोग उसकी बहू के तौर पर इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि वो 3 मर्दों का उसने काम संभाला हुआ है। उनकी देखभाल वो करती है, अपने पति का, अपने देवर मुकेश का और उनके पिता यानी अपने ससुर का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बूढ़ा इंसान घर में घुसता है, यानी कि उसके ससुर की बात हो रही है, जब आता है तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना जो आंचल है, पल्लू है, उसको अपने चेहरे पे खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसा कि परंपरा की मांग है, बहुओं को अपने चेहरे को पल्लू से ढक ही लेना चाहिए, पर्दा कर लेना चाहिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने। वेल का मतलब यहाँ वेल वर्ब भी की तरह भी यूज़ किया गया है, ऊपर वाली लाइन में नाउन की तरह भी यूज़ किया गया है। वेल मतलब पर्दा होता है, पल्लू भी हो सकता है, आंचल भी हो सकता है, और वेल का मतलब पर्दा करना भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ किया है मस्ट वेल देयर फेसेस, पर्दा ज़रूर करना चाहिए जैसा कि परंपरा की मांग है, घूंघट कर लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पोरिश्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर है यानी घर का जो बड़ा है वो एक करीब सा नाजुक सा मतलब कमज़ोर हो गया है। एम्पोरिश का मतलब पॉवर्टी की मार से किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना या किसी चीज़ को गरीब कर देना, किसी सब्सटेंस में से कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाल लेने को भी एम्पोरिश कहा जाता है। तो वो एक गरीब सा बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। चूड़ी हार शायद इनके लिए वर्ड यूज होता है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. कहते हैं कि इतने लंबे सालों तक इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, पहले वो टेलर के तौर पे उसने कड़ी मेहनत की, फिर चूड़ीहार के तौर पे, चूड़ी बनाने वाले के तौर पर, फिर भी वो नाकाम रहा है अपने घर की मरम्मत भी करा पाने में, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाने में नाकाम रहा है। बस वो एक ही काम कर पाया है,
उन लोगों को सिखा पाया है जो वो जानता था। क्या? तो चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी, जिसने देखा हुआ है अपने खुद के पति को अंधा होते हुए कांच की धूल से, जो कांच की धूल उड़ती है कांच के सामान को पॉलिश करते वक्त, खास तौर पे चूड़ियों को चमकाते वक्त, ताकि उनमें एक खास तरीके की शाइन आए। तो उसने देखा है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए। वो क्या कहती है? इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। यही इसका करम है, इसका भाग्य है। मैं एक सेकेंड आपको बता दूं, करम एक्चुअली दो वर्ड्स होते हैं, एक हिंदी में होता है, एक उर्दू में होता है। हिंदी में जो करम है वो कर्म का अपभ्रंश कह लीजिए, बिगड़ा हुआ रूप है। तो वो उसका मतलब होता है ना कर्म, भाग्य। और एक उर्दू में करम होता है, वो कृपा होती है। जैसे ईश्वर का करम, ऊपर वाले का करम है कहते हैं, तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है। तो यहाँ हिंदी वाले कर्म की बात हो रही है, उसके कर्म की, उसका भाग्य। यही इसका कर्म है, यही इसका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी broken? शी implies। वो असल में कहना क्या चाहती है कि क्या कहीं भगवान की दी हुई जो लिनियज है वो कभी टूट सकती है? लिनियज एक वंशावली हो सकता है, मतलब खानदानी परंपरा कह लीजिए, पुश्तैनी काम कह लीजिए, कास्ट के सेंस में भी यूज हो सकता है, जाति के सेंस में। तो वही कहना चाहती हैं कि मतलब इन लोगों का जो काम है, जो भगवान ने दे के इनको भेजा है, वो शायद कभी टूट नहीं सकता। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर इन लोगों ने और कुछ देखा नहीं। इन लोगों ने सिर्फ क्या देखा? चूड़ियाँ ही देखी हैं। इन इन द हाउस, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। हर जगह इन लोगों ने बस चूड़ियाँ ही देखी हैं, अपने घर में, आंगन में, दूसरों के घरों में, दूसरों के आंगन में। फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की ढेर सारी। उनका स्पाइरल भंवर है, भंवर को कहा जाता है, कुंडली भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा चूड़ियों को रखे जाते हुए, एक वायर या एक डोरी लेके उसमें वो लोग चूड़ियों को उनकी लड़ी बना देते हैं, उसी को स्पाइरल कहा जाता है। स्पाइरल नोटबुक भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा स्पाइरल क्या होता है। ढेर सारे सर्कल्स को एक के ऊपर एक रख के उनसे एक और सर्कल आप बना दीजिए, तो वो एक तरीके का स्पाइरल हो जाएगा। भंवर भी कहते हैं इसको। तो उन लोगों ने बस चूड़ियों के लच्छे देखे हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. हर तरह की चूड़ियों के लच्छे, सूरज की रोशनी जैसी सुनहरी, धान जैसी हरी, धान कच्ची धान जो होती है जिसकी फसल हरी दिखती है, ब्लू, पिंक, पर्पल, हर वो रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकला हुआ है, उसकी चूड़ियाँ ढेरों में रखी रहती हैं, गंदे आंगनों में, गंदी जगहों पे। फिर उनको उनका गट्ठर रखा जाता है ठेले पे, 4 पहियों वाले ठेले पे, और उसको नौजवान लेके ठेल के उस ठेले को लेके जाते हैं संकरी गलियों से होते हुए अपने शैंटी टाउन के, अपने झोपड़ियों से बने हुए इस शहर के। उनका जो झोपड़ियों से बना इलाका है, उसी सेंस में शैंटी टाउन वर्ड यूज हुआ है। शैंटी का मतलब भी होता है झोपड़ी, ठीक है। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और छोटी छोटी झोपड़ियों में, हटमेंट
बेसिकली हट के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ढेर सारी झोपड़ियों को प्लूरल जब होता है ना तब यहाँ पे इस्तेमाल हटमेंट्स का खास तौर पे किया जाता है। यानी कि ढेर सारी झोपड़ियों में, अंधेरी झोपड़ियों में धुंधले फ्लिकरिंग झिलमिलाते हुए तेल के दियों के इर्द गिर्द ऑयल लैंप्स, लालटेन लैंप, उनके बारे में बात हो रही है। तो उनके आसपास बैठे हुए, फ्लिकरिंग मतलब जो कम ज़्यादा होता रहता है उसके सेंस में होता है। तो झिलमिलाती हुई रोशनी में बैठे रहते हैं कौन? लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ क्या करते रहते हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। कांच के रंगीन टुकड़ों को जोड़ के चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें इस अंधेरे की ज़्यादा अभ्यस्त हैं, इनमें ज़्यादा अच्छे से उनको दिखता है बजाय बाहर की रोशनी के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही वजह है कि अक्सर वो अपनी जवानी से पहले ही आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब ऐसी ही एक फैक्ट्री के अंदर का ये जिक्र कर रही हैं जहाँ सविता एक छोटी सी नन्ही सी लड़की है जो कि एक मैली सी पिंक कलर की गुलाबी रंग की ड्रेस उसने पहनी है और एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. उसके हाथ घूमते हैं बिल्कुल मशीन की तरह, किसी मशीन के चिमटे की तरह। मैकेनिकली मतलब मशीनी अंदाज में। इसको टोंग्स पढ़ते हैं हम लोग, और जो अंदर मुंह में होती है उसको टंग पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो मुंह के अंदर वाली जीभ को है टोंग टोंग चिल्लाते रहते हैं। ठीक। तो मशीन के चिमटे की तरह, मशीन के हाथ की तरह उसके हाथ घूमते हैं इधर से उधर। मैं सोचती हूँ, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी। मैं सोचती हूँ कि क्या उसको इन चूड़ियों की पवित्रता का अंदाज़ा है जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशसनेस इन मैरिज। ये चूड़ियाँ निशानी होती हैं सुहाग की, किसी महिला के सुहाग की, यानी कि विवाह में शुभता की। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with her red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. एक दिन उसे एकाएक समझ में आएगा। डॉन ऑन का मतलब होता है समझ में आ जाना। उसकी समझ में आएगा एकाएक एक दिन जब उसका सर लिपटा होगा लाल चुनरी में, लाल पल्लू में, उसके हाथ लाल हो गए होंगे मेहंदी से, और लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पे चढ़ाई जाएंगी। तब एकाएक उसके समझ में आएगा। शी विल देन बिकम अ प्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, बिल्कुल अपने पास बैठी बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले बनी थी एक दुल्हन। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर wrist. उस बूढ़ी औरत के हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, उसकी कलाइयों में, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। वो अपना कष्ट बताती है एक ऐसी आवाज़ में जिसमें ज़रा भी कहीं खुशी का निशान तक नहीं है। हर खुशी निचुड़ चुकी है, इसीलिए ट्रेन वर्ड का यूज़ किया, निकाल ली गई है। कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। उसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी एक वक्त भी ढंग से खाना नहीं खाया। यही उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, यही बटोरा है उसने पूरी ज़िंदगी। रीप का मतलब फसल को काटने के सेंस में, बटोरने के सेंस में होता है। अपनी किस्मत को उसकी अपनी किस्मत के हवाले होने के भी सेंस में होता है। जो हमने बटोरा है, जो हमने कमाया है, वहाँ यही उसने भोगा है, कह सकते हैं। हर हस्बैंड
An old man with a flowing beard says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसका पति एक लहराती हुई दाढ़ी वाला उसके पति एक लहराती हुई दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं। क्या कहते हैं वो? मुझे कुछ भी नहीं आता सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं बस इतना ही कर पाया हूँ पूरी ज़िंदगी में कि मैंने एक घर बना दिया है जिसमें मेरा परिवार रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुन के सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, मैं मजबूर हो जाती हूँ कि क्या अब उसने कम से कम ज़िंदगी में इतना तो अचीव किया, इतना तो पा लिया है जितना कई लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं पास पाते हैं। क्या है वो? उसके सर के ऊपर कम से कम एक छत तो है। अभी हमने मुकेश का देखा, उसका बाप भी बूढ़ा हो गया था लेकिन घर नहीं बनवा पाया था बेचारा। उसके पिता ने घर को मरम्मत उन्होंने करवा दी थी लेकिन वो बनवा नहीं पाए थे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर घर में एक ही चीख, एक ही आवाज़ गूंजती रहती है। किस चीज़ की? कि हमारे पास पैसे नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए सिवाय इसी धंधे को आगे बढ़ाने के। ये जो धंधा है चूड़ियाँ बनाने का, इसके अलावा कुछ करने के पैसे नहीं हैं, ढंग से खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये आवाज़ हर घर में गूंजती है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और बहुत वेल वर्स्ड कह लीजिए, वेल अच्छे से लिखी हुई है, वेल कंपोज्ड लाइन है ये। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो नौजवान हैं एक तरीके से अपने पूर्वजों के दुखों की पुनरावृत्ति है। एको तो आपको पता ही होगा ना, जो साउंड रिपीट होती है। ये नौजवान वही दुख जो इनके पूर्वजों ने झेले हैं ये भी वही झेल रहे हैं। एक तरीके से ये चीज़ एको हो रही है। ठीक है, ये नौजवान, लेमेंट का मतलब होता है दुख, मातम, अपने पूर्वजों के दुखों की गूंज है, उसकी पुनरावृत्ति है और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कहती हैं कि शायद ही समय के साथ बहुत थोड़ा कुछ ही बदला है। ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ बहुत थोड़ा कुछ बदला है। सालों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत जो है इन लोगों की, उसने किसी भी तरह की पहल, किसी भी तरीके की सपने देखने की क्षमता को ख़त्म कर दिया है, मार डाला है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं नौजवानों के एक दल से पूछती हूँ कि तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना देते हो? कोऑपरेटिव मतलब जहाँ सब लोग साथ मिल के काम करते हैं, सब लोग साथ में पैसे जोड़ के, ये लोग साथ में अगर पैसे जोड़ेंगे तो अच्छी मशीन्स आ जाएंगी, उनसे इन लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, उन सिक्योरली मेहनत कर पाएंगे ये लोग। तो ये कहते हैं तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हो? मैं पूछती हूँ नौजवानों के दल से जो फंस चुके हैं उसी खतरनाक जाल में जो बिछाया था बिचौलियों ने उनके बाप दादाओं को, जिसमें उन्होंने फंसाया था। विशेष होता है खतरनाक के सेंस में। क्या कहते हैं वो नौजवान? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं, हम खुद को, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ना एक ग्रुप में आ जाना, या चीज़ों को ऑर्गेनाइज जब हम लोग करते हैं तो उनको ढंग से सजा देते हैं। तो अगर हम लोग एक साथ आ भी जाएं तो भी हम ही लोगों को पुलिस वाले पकड़ेंगे और हम ही लोगों को पीटेंगे और घसीट के जेल में डालेंगे कि तुम लोगों ने कुछ इलीगल किया है। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। इनके बीच कोई नेता नहीं है जो इनकी मदद कर सके चीज़ों को अलग ढंग से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। इनके पिता भी
उतना थक चुके हैं जितना ये थके हुए, इन्हीं की तरह थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो लोग बिना रुके एक ऐसे भंवर में बात करते हैं, एक ऐसी बात करते हैं जो घूम फिर के इन्हें एक ही चीज़ पे घूमती रहती है, क्या? गरीबी, और गरीबी से निष्ठुरता, वहाँ से लालच, वहाँ से इनजस्टिस, अन्याय। इनकी बातों में बस यही चार चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि कितने वो गरीबी हैं। एप्थी का मतलब होता है ना, फीलिंग का ना होना दूसरों के लिए, कि ये कहते हैं कि दूसरे लोग इनके इनके लिए कितने बेरहम हैं, निष्ठुर हैं। लालच, कि एक तरीके से अपने लालच को भी ये दिखा रहे हैं कि अगर ये काम छोड़ देंगे तो पैसा नहीं आएगा। दूसरों के लालच को भी दिखा रहे हैं, खासतौर पे बिचौलियों के लालच को, जो खुद तो कुछ करते नहीं पर दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाना अपना फ़र्ज समझते हैं। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की बातें ये लोग करते हैं। यही चार चीज़ों की बातें ये करते रहते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. कहती हैं कि उन लोगों की बात सुन के मुझे दो एकदम अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तो उन परिवारों की दुनिया है जो फंस चुकी है इस जाल में, जो गरीबी का ये जाल है, जो उनकी जाति के कलंक से निकल के आया है। एक तरीके से उनकी जाति बना दी गई है कि ये छोटी जाति के लोग हैं, इनको सिर्फ चूड़ियाँ ही बनानी है, कुछ नहीं कर सकते। और उससे उनके परिवार पे ये जो बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारी सोसाइटी में एक लंबे वक्त तक ये कास्ट सिस्टम जो रहा है उसने बहुत हमें डैमेज किया है। अभी भी बहुत सी जगहों पे ये है। मैं जब पढ़ता हूँ न्यूज़ तो मुझे बड़ा शौक लगता है, मुझे बड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ किसी खास कास्ट के किसी दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया या किसी रास्ते से नहीं गुजरने दिया गया। मुझे बुरा लगता है कि हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ लोगों को ये लगता है कि कोई बस किसी कास्ट में पैदा हुआ है तो वो हमेशा नीचे ही रहने लायक है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी रिलीजन का हो, गरीब हो या अमीर हो, उससे डिग्निटी मिलनी चाहिए, उससे सम्मान मिलना चाहिए। पर खैर एक दिन ये सारी चीज़ें टूटेंगी ज़रूर, हम सभी लोग अगर इसकी तरफ मेहनत करें तो। फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर पे रहते हैं। तो दूसरी तरफ एक दुनिया है, इसी कास्ट में वो लोग बॉर्न हुए हैं, तो एक तरीके से ये उनका बोझ बन गया है, उनकी ये जन्म जाति उनका बोझ बन गई है। एक दुनिया तो मुझे ये दिखती है जहाँ गरीबी है, दूसरी दुनिया है वो खतरनाक सा जाल जो साहूकारों ने बुना हुआ है, बिचौलियों ने और पुलिस वालों ने, कानून के रखवालों ने, अफसरों ने और नेताओं ने। उनका ये जाल, ये दूसरी दुनिया है उन लोगों से बनी हुई। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन लालची लोगों ने एक ऐसा बोझ डाल दिया है इन बच्चों पे, इनके बचपन पे, जो ये कभी नीचे नहीं रख पाएंगे। ये बच्चा कभी नीचे नहीं रख पाएगा। सिंगुलरली मुकेश को शायद कहा जा रहा है या जनरलाइज किया जा रहा है बच्चे को। तो बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो ज़रा भी जागरूक हो इन चीज़ों को लेके, वो मान चुका होगा कि यही उसकी किस्मत है, जैसा उसके बाप ने, उसके पिता ने, उसके दादाओं ने, उसके फोर फादर्स ने भी उसके पहले मान लिया था, नेचुरली, बिल्कुल आराम से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। बहुत बड़ी लाइन इन्होंने कही है कि इसके अलावा कुछ भी करना वो हिम्मत करना होगा। अगर वो कुछ भी करता है तो इसका मतलब वो हिम्मत कर रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं था। ग्रोइंग अप मतलब बड़े होना, यहाँ पे परवरिश के सेंस में, यानी कि ये डरे हुए लोग हो गए हैं, सालों से डर रहे हैं, अपने बच्चों को हिम्मत करना भी नहीं सिखा पा रहे हैं, ऐसा ये कहती है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेकिन जब मुझे मुकेश के अंदर इसकी एक झलक दिखती है, किस चीज़ की, हिम्मत की, तो मैं खुश हो जाती हूँ।
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो फिर से क्या दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। वो कहता है कि वो जाएगा गराज में और सीखेगा गाड़ी को बनाना, लेकिन गराज तो बहुत दूर है यहाँ से, उसके घर से। ये मैं सोचती हूँ। वो क्या जवाब देता है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो जोर दे के कहता है कि मैं चल लूँगा लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। इतना डिटरमाइंड है मुकेश अपने सपने को पूरा करने के लिए। नो सॉरी, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। नो। मैं पूछती हूँ क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। एकाएक वो चुप हो जाता है, कहता है नहीं। वो देखने लगता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए कहता है नो, नहीं। वो थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट। एक बार फिर से काफ़ी अच्छी एक लाइन उन्होंने कही है कि उसकी इस बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी तो है, लेकिन वो शर्मिंदगी अभी पछतावे में नहीं बदली है। हम लोग अक्सर कोई काम करते वक्त शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे इस काम को, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। तो अक्सर उस काम को, किसी चीज़ को करते वक्त सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम उस काम को जब नहीं करते हैं तो सालों के बाद एक दिन हमें पछतावा होता है, काश हमने लोगों की ना सोची होती तो आज हम अच्छी जगह पे होते। तो मुकेश को अभी थोड़ा एक तरीके से वो शर्मिंदगी है कि उसने ये सपना नहीं देखा, लेकिन उसे पछतावा नहीं है क्योंकि उसके पास ये सपना देखने की काफ़ी उम्र पड़ी है। कौन सा सपना, प्लेन उड़ाने का। खैर, he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। वो संतुष्ट है बेचारा अभी कार के ही सपने देखने में, उन कार्स के जो उसके शहर की गलियों में तेजी से बढ़ती जाती हैं। लेकिन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन उसने सपने क्यों नहीं देखे हैं प्लेन उड़ाने के, क्योंकि बहुत बहुत कम ही प्लेन फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं। प्लेन्स उसने कम देखे हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट कम पड़ा है उसकी लाइफ पे। लेकिन गाड़ियाँ उसने बहुत देखी हैं चलती हुई, इसलिए वो चाहता है कि वो गाड़ियाँ चला पाए, मैकेनिक बने, पैसे कमाए, अपनी गाड़ी खरीदे। और इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।